अब एक और बात इंपॉर्टेंट है जो भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। चीन भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमसे ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन दो तरह के देशों का विभाजन किया जाता है। एक को बोला जाता है विकसित और एक को बोला जाता है विकासशील। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सूचक हैं, सूचकांक हैं, उनके हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ें बोल पाते हैं। ऐसे में होता क्या है, जो बहुत थोड़ा बहुत सीमित आर्थिक स्पेस बचता है, ठीक है, किसके लिए? जो विकासशील देश हैं। विकसित तो पहले से ही काफी आगे हैं और उनके यहाँ पर विकसित है तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा अच्छी है, ओवरऑल सिस्टम्स भी बने हुए हैं, तो वो अपना सामान बहुत सारे देशों में बेच सकते हैं, कई जगह पर लीड कर पा रहे होते हैं। तो विकासशील देशों के लिए बहुत कम जगह बच रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपना देश का मार्केट खोलना पड़ गया इनके लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, और कंपीट करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो बहुत कम जगह बच रही है विकासशील देशों के लिए। उसमें भी क्या होता है ना, विकासशील देशों को ना केवल विकसित देशों से बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि विकासशील देश तो बहुत सारे हैं, अब थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा घर है, इस घर में पहले से ही जो बड़े बड़े देश थे या दबंग टाइप के देश थे, जिनके पास आर्थिक रूप से दबंग है, ठीक है, उनके पास इतनी सारी जगह है, तो वो लोग आराम से ऐसे करके फैल के बैठे हुए हैं। अब ये हो गया हमारा पैसेंजर डिब्बा, इस पैसेंजर डिब्बे में भरे जा रहे हैं लोग, ठीक है, ऊपर लटके हुए पड़े हैं, तो ऐसा स्थिति हो गई है। अब इसमें जगह है ही नहीं, और उस जगह में लड़ने के लिए मतलब काफी ज्यादा संघर्ष चल रहा है किसके बीच में? जो हमारे विकासशील देश हैं। और ये कौन सी जगह है? ये है इकोनॉमिक स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आर्थिक जगह स्थान है वो बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में क्या हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है आपस में कंपटीशन का भी, साथ ही अन्य अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक है, क्योंकि किसी भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रमुख सामान्य आर्थिक गतिविधियां साझा पर्यावरण में समग्र मानव विकास पर प्रभाव डालती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये है कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जो एक जैसा है, जैसे भारत और पाकिस्तान तो वास्तव में इंडियन प्लेट है ना, भूगोल में मैं कभी पढ़ाऊंगा उसी का हिस्सा है। तो हमें तो, हम तो अफ्रीका से अलग होकर के आए थे 65 मिलियन ईयर्स यानी कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले अलग होना स्टार्ट हुए थे। वे 15 मिलियन यानी कि करीब 1.5 करोड़ साल पहले हमारी यूरेशियन प्लेट से टकराए थे। तो पाकिस्तान तो एक तरह से पूरे भौगोलिक रूप से हमारे हिस्सा रहा। अब ऐसे में आप आर्टिफिशियली इंसानों ने अलग कर दिया एक दूसरे को, और उसके बाद से झगड़ा भी चल रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को नुकसान है। अगर वो झगड़ा ना होता, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इतनी हरकतें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, तो झगड़ा चल ही रहा है और रियलिटी और आइडियलिज्म में अंतर होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो समग्र मानव विकास है वो काफी ठीक हो जाता है अगर आसपास एक ही भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग सामंजस्य के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। इस तरह की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, यहां पर जो हमारे देश में आर्थिक माहौल बना है उसमें राजनीति का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम लोगों ने देखा था 1991 के बाद से जो हमारे देश में नई आर्थिक सुधार के नाम से जो भी चेंजेस हुए थे, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे में हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और चीन में किस तरह का जो राजनीतिक सिस्टम है वो कैसा है, राजव्यवस्था कैसी है, वहां की पॉलिटी कैसी है। इसको हम लोग बोलते हैं राजव्यवस्था। क्या बोलते हैं? राजव्यवस्था, POLITY, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं है, क्या क्या चीजें चलती है। तो पाकिस्तान में तो देखो ऐसी हालत है, बहुत हद तक बहुत लंबे समय तक या तो तानाशाह वहां पे कोई भी आर्मी का इंसान रहा, या फिर जिसको आर्मी सपोर्ट कर रही थी वो रहा। भारत में ऐसा नहीं रहा, और इसमें नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन्होंने इस तरह से सिस्टम बना रखा था कि आर्मी कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकती या कू नहीं कर सकती। कू बोलते हैं, COUP बोलते हैं, लेकिन इसको कू बोला जाता है, इसमें पी साइलेंट होता है, कू नहीं कर सकती है। ये सिस्टम बना करके गए थे। तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी रहती है, और यहाँ पर तो एकल पार्टी सिस्टम ही था, डेमोक्रेसी का नाम कुछ है ही नहीं। चाइना में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई, जो लोग थोड़ा काम भी करे तो उनको 20-20 साल के लिए प्रोफेसर्स को जेल में डाल देते हैं। तो इस तरह की चीजें हुई। तो है क्या, भौतिक साधन संपन्नता सारी जगह पर, ये पाकिस्तान में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है, चाइना में, चीन में भी बहुत सारे हैं। इन समानताओं के बावजूद भारत की राजव्यवस्था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको पता है, और करीब 50 साल से, यार अब तो 70 साल का समय हो गया है, एक धर्मनिरपेक्ष और गहन उदार संविधान के पक्ष में रहा है। मतलब हम लोग बहुत लिबरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा जो एक धर्मनिरपेक्षता है कि इतने सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की जो बात कही गई है, और उसको बहुत अच्छे से किया है। अभी कभी कभी नहीं होता है, हमें इस तरह की घटनाएं दिख जाती, कई बार हमारे कुछ कुछ राजनेता भी होते हैं जो बहुत ही लापरवाही भरे बयान देते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो संविधान है वो काफी हद तक धर्मनिरपेक्षता को जी करके आगे बढ़ा है। तो हम लोग एक बहुत मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय पर एक रहा पाकिस्तान,
जहां पर धर्मांधता रही है कि धर्म को फॉलो किया, कहीं पर भी जहां पर एक धर्म को फॉलो किया जा रहा है वहां पर स्थिति अच्छी नहीं चलती है। ठीक है, पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना तो यहाँ पर कैसी है, एक तो सत्तावादी है, ठीक है, जो एक बार बैठ गया उसके बाद वो डिक्टेटर बन जाता है। जैसे आप लोगों को परवेज मुशर्रफ का तो याद होगा, उसके पहले भी बहुत सारे लोग थे, याया खान थे और एक और थे जुल्फिकार अली भुट्टो को जिन्होंने हत्या कर दी थी, फांसी की सजा सुनवाई थी, उन्हीं के कमांडर हुआ करते थे। कभी आपको अलग से बताऊंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, 1980s में हुआ करते थे, अभी उनका भी नाम याद आ जाएगा, वो इंडिया में ही पढ़े थे वैसे। तो हुआ क्या कि वहां पर सत्तावादी और सैन्यवादी मतलब वहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो काफी कंट्रोल में रखती हैं चीजों को। राजनीतिक शक्ति संरचना तो उस तरह की इनकी राजनीतिक शक्ति संरचना रही है। अभी भी इमरान खान साहब है प्राइम मिनिस्टर और इनको आर्मी का सपोर्ट है तब बन पाए हैं। साथ में बहुत सारे छोटी छोटी पार्टीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो बहुत ही इस्लाम परस्त हैं और इस्लाम परस्त के नाम पर वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट समझ रहे हैं, जो अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फिर मैं आपका युद्ध कर दूंगा, इस तरह की बात जो करने वाले लोग होते हैं कि हिंसा करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह के लोगों का भी समर्थन है, तब तो वहां पर सरकार चल पा रही है। तो जिसको आर्मी का सपोर्ट नहीं है वो तो वहां पर सरकार बना नहीं पाता। इस तरह की चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रही हैं। और चीन में क्या है, चीन की तो निर्देशित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी है। अब वैसा सीन पूरी तरह से नहीं रहा, लेकिन वन पार्टी सिस्टम है और मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन है, कई तरह की समस्याएं हैं चीन में, उसकी बात करेंगे। तो जो राजनीतिक सेटअप है ना वो तीनों ही जगह पर अलग है। भारत एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरह है, चीन में एक ही पार्टी काम कर रही है, डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, लोगों के राजनीतिक अधिकार नहीं है, भले ही आर्थिक प्रगति काफी अच्छी हुई है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, वहां तो जहां जिसको सेना चाह रही है वो काम कर रही है, तो बहुत अलग तरह का करप्शन भी है, बहुत सारी। पाकिस्तान में आर्मी पाकिस्तान की रेलवे को जो पैसे चुकाने होते हैं वो नहीं चुकाती है, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। तो उसका पूरा जो निगेटिव इंपैक्ट है वो पूरी पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा होता है। तो इस तरह की राज्य व्यवस्था है जिसको मैंने थोड़ा ब्रीफ में देखा। इसी में मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन आप समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें ये प्रधानमंत्री कई बार ऐसा रहा कि जब प्रेसिडेंट रहे तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे, तो ये इनके प्राइम मिनिस्टर्स रहे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो है। ठीक है, अब इन्हीं की जो डेथ है वो मैं आपको बता रहा था, ये मोहम्मद जिया-उल हक है ना, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने में बहुत बड़ा काम किया, इस्लामीकरण भी करना स्टार्ट किया। पहले इस तरह की डेमोक्रेसी रहती थी, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो फिर भी काफी प्रोग्रेसिव इंसान हुआ करते थे। तो इन्होंने हुआ क्या कि आपको बताता हूं, देखिए अयूब खान, याया खान और उसके बाद से मोहम्मद जिया-उल हक, ये तानाशाह लोग रहे। इन्होंने क्या किया, डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर देखिए लिखा हुआ है कि जो तानाशाह है, इन कोई चुनाव जीत करके नहीं आए, तानाशाही ले ली। 1978 से लेकर 1988 10 साल के लिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप का काम किया। ऐसे ही आप भी परवेज मुशर्रफ भी आ जाएंगे। देखिए ये भी डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर का, 2001 से लेकर के 2007 तक, फिर उन्होंने आगे भी अपना बढ़ाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर क्या रहा, डेमोक्रेसी चली नहीं है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के नाम पर मजाक चला है पाकिस्तान में। ठीक है, और उसका ही दुष्परिणाम उनको आज भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश पहले अलग हो गया, बलूचिस्तान की मांग अभी भी चल रही है, चाइना पाकिस्तान से आप कॉरिडोर बनाने की बात चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। कराची हमेशा परेशान रहता है, कराची आता है आपका सिंध में, तो सिंध के लोग परेशान है, सिंध को अलग करने का मूवमेंट जर्मनी में चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आती है, क्यों? क्योंकि अगर देश में जो राजनेता है वो किसी एक धर्म को लेकर के धर्मांधता फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां पर तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है, जो हमें यहाँ पर दिखता है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा हुआ, बंगालियों को अलग बोलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, जो राष्ट्र को पूरा रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उन्हें हर तरह के वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम करना होता है, जो भारत में बहुत ही अच्छी तरह से कई लीडर्स ने किया, क्योंकि भारत के लोग इस तरह का मान नहीं सकते थे कि इतने सारी विभिन्नताओं के साथ भी चल पाएगा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में, आपको अभी टाइम मिलेगा तो अलग से देखिएगा। बाकी मैं अभी वही अपना जो डिस्कशन उसी को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत पाकिस्तान के ऊपर कभी आपको अलग से डिस्कशन करूंगा तो इसमें बहुत लंबे वीडियोस बन जाएंगे। काफी सारी चीजें उन्होंने गलती की है और उन गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो देखिए ये तो वही लिस्ट थी, इसी को हम लोगों ने देख लिया है। अभी इसी अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने जो एक बेसिक जो रूपरेखा थी वो समझना स्टार्ट किया है। अब डेवलपमेंट पाथ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें उन्होंने की है उसको हम लोग समझेंगे। अपना इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में
इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।